नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी तेलंगाना में राहुल गांधी की दहाड़ की, अशोक गहलोत के बयान से मुश्किल में आई बीजेपी की, बात करेंगे कैसे एमपी में बीएसपी बनी बीजेपी के बागियों का सहारा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दबाव में आई बीजेपी की। इसके साथ ही जानेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात कर्नाटक जेडीएस में मची बगावत की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, जन आक्रोश इस निकम्मी अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार को सिखाएगी सबक। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी सहित 8 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में भरेंगे चुनावी हुंकार। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए आप विधायक मनीष सिसोदिया, 22 नवंबर तक बड़ी न्यायिक हिरासत। अदालत का आदेश, सीबीआई आरोपियों को दे चार्जशीट की कॉपी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 247 अंक फिसलकर 65,629 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 46 अंकों की गिरावट के साथ 19,624 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने तेलंगाना में सत्ता पर काबिज केसीआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेलंगाना के अपने दूसरे दिन के दौरे पर राहुल गांधी ने विजय भैरी यात्रा निकाली, जिसमें जबरदस्त भीड़ नजर आई। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर ये दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पक्की है। राहुल के इस दावे के बाद केसीआर खेमे में खलबली मच गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। तेलंगाना चुनाव प्रचार में राहुल गांधी एक खास प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। वो केसीआर की रणनीति को फेल करते हुए सीधा हमलावर हैं। 18 अक्टूबर को तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर तेलंगाना पहुंचे हैं। आज फिर राहुल ने केसीआर और बीजेपी की सांठगांठ को लेकर बड़ा दावा किया है। तेलंगाना के भोपालपल्ली से पन्नूर गांव तक कांग्रेस की विजय भैरी यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा, तेलंगाना में सिर्फ एक ही परिवार का राज है, जनता से सीएम का कोई मतलब नहीं है। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में ही है। बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों ही मिले हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पीछे सीबीआई या फिर ईडी क्यों नहीं लगती है? देश में इन दिनों ईडी को लेकर काफी सियासत चल रही है। भोपालपल्ली रोड शो में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केसीआर की चुप्पे पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में जातिगत जनगणना शुरू कर दी है और अगर हम सत्ता में आए तो तेलंगाना में भी कराएंगे। जातिगत जनगणना ये बताएगी कि केसीआर परिवार ने राज्य को कितना लूटा है। बीआरएस पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा, 2024 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। इसके पीछे सपना ये था कि यहाँ आम आदमी का राज होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में केसीआर ने लोगों से दूरी बना ली है और उनका परिवार ही राज कर रहा है। उन्होंने जनता के सपने तोड़ दिए हैं। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि केसीआर चुनाव हारने वाले हैं। राहुल के इस दावे से साफ है कि तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। राहुल गांधी के इन तेवरों ने केसीआर की चिंता बढ़ा दी है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट अब कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का चुनाव प्रचार पहले ही तेज हो चुका है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और आज उन्होंने चुनावों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या कहा है गहलोत ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बीजेपी परेशान है क्योंकि उसके यहाँ बहुत से झगड़े चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस में टिकट तय होना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत आपस में लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। आज दिल्ली में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी बीजेपी की उम्मीदों को तोड़ते हुए कहा, हमारी एकजुटता बीजेपी की परेशानी बन गई है। मेरे और सचिन पायलट के बीच में कोई मतभेद नहीं है। जो भी था उसे हमने भुला दिया है। टिकट को लेकर सचिन पायलट के किसी भी नाम पर मेरी ओर से आपत्ति नहीं जताई गई है। और इस दौरान गहलोत ने कहा, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मुझे सीएम पद का मोह नहीं है। मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और ये छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो सीएम उम्मीदवार नहीं बनेंगे। राजस्थान में कांग्रेस में कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनना भी नहीं चाहिए। जो सीएम उम्मीदवार बनता है वो कभी सीएम नहीं बनता। मैं जब सीएम बना तो उस समय मैं उम्मीदवार नहीं था, मुझे सोनिया गांधी ने चुना। इसके साथ ही
ही अशोक गहलोत ने बीजेपी की खरीद फरोख्त की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 35-35 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे विधायक बिके नहीं। मैंने कहा था कि बीजेपी की कोशिश का वसुंधरा राजे सिंधिया और कैलाश मेघवाल ने विरोध किया था। ये लोग तो बीजेपी के ही हैं। इन्होंने कहा था कि राजस्थान में इस तरह से सरकार नहीं गिराई जाती और इसी के चलते बीजेपी वसुंधरा को सजा दे रही है। गहलोत के इस दावे से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। हड़कंप तो एमपी बीजेपी में भी मचा हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 144 और बीजेपी ने 136 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। टिकट के ऐलान के साथ दोनों ही दलों में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के अंदर भगदड़ जैसे हालात हैं तो कांग्रेस में भी आधा दर्जन नेताओं में नाराजगी है। पार्टी नाराज लोगों को मनाने में जुटी है तो दूसरी ओर नाराज नेताओं का ठिकाना बीएसपी बनता जा रहा है। एमपी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही टिकट वितरण के बाद बगावत की स्थिति है। बीजेपी में 1 दर्जन से ज्यादा दल सीटों पर टिकट की दावेदारी करने वाले नेता बगावत कर चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में है, तो कांग्रेस में भी 3-4 सीटों पर हालात मुश्किल भरे दिखाई दे रहे हैं और बगावत करने वाले नेता बीएसपी में जा रहे हैं। खासतौर पर ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड में बीएसपी बागियों की पहली पसंद बन चुकी है। 3 दिन पहले ही बीएसपी ने लाहौर से बीजेपी के पूर्व विधायक रसाल सिंह तो नागौदा से कांग्रेस नेता यादविंद्र सिंह को टिकट देने का ऐलान किया और अब पार्टी कई और बीजेपी नेताओं को भी उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। अटेर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया, मुंगावली से बीजेपी नेता और वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष अजय यादव भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और ये दोनों ही नेता बीएसपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और जल्दी ही बीएसपी में शामिल भी हो सकते हैं। ग्वालियर दक्षिण सीट पर भी बीजेपी के अंदर टिकट को लेकर टकराव बना हुआ है। यहाँ पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और ग्वालियर की पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता की दावेदारी ने पेंच फंसा रखा है और दावा किया जा रहा है कि इसमें से एक नेता बीएसपी के भी संपर्क में है और जैसे ही बीजेपी के टिकट का ऐलान होगा इसके बाद तुरंत ही बगावत हो जाएगी। फिलहाल तो टिकट को लेकर बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो वहीं बीएसपी की नजर भी अब बीजेपी के बागियों पर टिकी हुई है। एमपी में सियासी घमासान मचा है तो छत्तीसगढ़ में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में आदिवासी नेताओं पर भरोसा जताते हुए इस समाज से 32 नेताओं को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के इस दांव से बीजेपी परेशान है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। राज्य में करीब 30% जनसंख्या आदिवासियों की है, जिस कारण से राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। छत्तीसगढ़ में जिसके साथ आदिवासी होते हैं उसी की सरकार बनती है और इसी के चलते राज्य के भूपेश बघेल की सरकार ने 5 सालों तक सबसे ज्यादा ध्यान भी आदिवासियों की आर्थिक दशा सुधारने पर दिया और अब टिकट वितरण में भी कांग्रेस ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया है। कांग्रेस ने अभी तक 83 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें से 32 आदिवासी हैं, यानी करीब 40% कांग्रेस के उम्मीदवार आदिवासी हैं। पार्टी ने सामान्य सीटों पर भी आदिवासी समुदाय के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिससे साफ है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भरोसा आदिवासियों पर ही किया है। आदिवासियों के बाद पार्टी ने सबसे ज्यादा 26 टिकट ओबीसी वर्ग को दिए हैं। दलितों को 9 और 2 टिकट अल्पसंख्यक समुदाय के खाते में गई है, जबकि सामान्य वर्ग से 14 उम्मीदवार बनाए गए हैं। साफ है कांग्रेस ने जातीय समीकरणों को साधते हुए आदिवासियों को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम किया है। दरअसल 2018 के चुनाव में आदिवासियों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। 29 आरक्षित सीटों में से 27 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और इसलिए कांग्रेस ने भी इस समुदाय को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 14 महिलाओं पर भी दांव लगाया है, जो अब तक कांग्रेस की ओर से महिलाओं को दी गई सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। पार्टी ने 47 विधायकों को टिकट दिए हैं। कांग्रेस के इस दांव से छत्तीसगढ़ में बीजेपी बैकफुट पर है। इधर कोर्ट के रुख से ईडी भी बैकफुट पर है। राज्य में नवंबर महीने में देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं। बीजेपी चुनाव प्रचार के साथ साथ जांच एजेंसियों का सहारा लेकर विरोधियों को दबाने में जुटी है, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाते हुए बड़ा फैसला दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई की बढ़ती सक्रियता ने विपक्ष को मोदी सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। पिछले कई महीनों से लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में नवंबर महीने में वोटिंग होनी है, वहां पर ईडी विपक्ष नेताओं के यहां धरपकड़ करने में जुटी हुई है। कार्रवाई के नाम पर जांच एजेंसी मनमानी करते हुए शक के नाम पर गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी करने के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पीएमएलए धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को समन जारी करने की परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की शक्ति में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति शामिल नहीं है। जस्टिस अनूप जयराम भवानी ने कहा कि गिरफ्तार करने की शक्ति पीएमएलए की धारा 50 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।
जो ईडी अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को समन जारी करने और दस्तावेजों के उत्पादन और बयान दर्ज करने की आवश्यकता की शक्ति जो सिविल अदालत की शक्तियों के समान है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की धारा 19 के तहत शक्ति से अलग है। हालांकि पीएमएलए की धारा 19 ईडी के नामित अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है जो उस प्रावधान में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन है। लेकिन ये साफ है कि गिरफ्तारी की शक्ति धारा 50 में नहीं है और ना ही पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी किए गए समन का स्वाभाविक परिणाम का कोई मतलब है। कोर्ट के इस रुख से सरकार सवालों में है। सवालों में तो अमेरिका भी है। इजराइल और हमास की जंग को लेकर अब अमेरिका की भूमिका पर शक किया जा रहा है। वहीं इस जंग को आज 13 दिन हो गए हैं और ये जंग थमती नहीं दिख रही है। तो आज क्या है फिलिस्तीन के ताजा हालात, देखते हैं ये रिपोर्ट। गजा के अस्पताल में हुए हमले के बाद से ही इजराइल दुनिया भर में अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। इजराइल सफाई दे रहा है कि ये हमला उसने नहीं किया है, लेकिन अब इसे लेकर दुनिया भर के निशाने पर इजराइल आ गया है। अब तक इजराइल को लेकर नरम रुख अपनाने वाले यूएई ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और पाकिस्तान समेत अन्य कई इस्लामिक देशों ने गजा के अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। दरअसल गजा के अस्पताल को निशाना बनाया गया जिसमें 500 लोगों की जान चली गई थी। इसे लेकर यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, यूएई गजा में अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर इजरायली हमले की निंदा करता है और इस संघर्ष को तुरंत रोकने का आह्वान करता है। दरअसल अभी तक यूएई का स्टैंड इजराइल समर्थक माना जा रहा था। 7 अक्टूबर को इजराइल और फिलिस्तीन में छिड़ी जंग को लेकर यूएई ने अपने बयान में कहा था कि ताज़ा तनाव के लिए हमास जिम्मेदार है, लेकिन अब यूएई भी इजराइल के खिलाफ हो गया है। पाकिस्तान में भी अस्पताल पर हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की है। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने भी एक्स पर लिखा कि एक अस्पताल को निशाना बनाना जहां महिलाएं, बच्चे और निर्दोष नागरिक थे, ये इजराइल के मौलिक मानवीय अधिकारों को ताक पर रखते हुए हमले का ताज़ा उदाहरण है। मैं पूरी दुनिया से इजराइल पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून समेत सभी मानदंडों का घोर उल्लंघन है। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि अस्पताल में हमले की चपेट में यहूदी भी आएंगे। इस तरह के अपराध को लेकर कोई भी इंसान चुप नहीं रह सकता है। एक इस्लामिक देश के रूप में ईरान शोक मना रहा है, जबकि सीरिया ने तो इस हमले के लिए सीधे सीधे अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इस बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे और उन्होंने इजराइल का साथ देने की प्रतिबद्धता जताई। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। गुड न्यूज है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीय कर्मचारियों को उनका महंगाई भत्ता मिलेगा, रेलवे वालों को बिना हड़ताल के बोनस मिलेगा और किसानों को भी थोड़ी थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये हुई ना बात, इसी को कहते हैं एक तीर से कई निशाने। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात जेडीएस में पड़ी फूट की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले दलों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को छोड़ने वाले दलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। साथ ही जो दल एनडीए में हैं, उनमें भी भगदड़ मची हुई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जेडीएस के एनडीए में जाने के बाद से ही पार्टी संकट में फंस गई। बीजेपी से दोस्ती जेडीएस को भारी पड़ रही है और इसके चलते पार्टी में बगावत हो गई है। कई नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और अब जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष चांद महल इब्राहिम को भी पार्टी से निकालना पड़ गया, क्योंकि इब्राहिम ने बीजेपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन का विरोध किया था। दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि इब्राहिम के साथ जेडीएस के अधिकांश नेता हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेडीएस में विभाजन हो जाएगा। हाल ही में सीएम इब्राहिम ने कहा था कि हम बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से हुए गठजोड़ को नहीं मानते हैं।
हम विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ आने को लेकर बात करेंगे। इब्राहिम ने जेडीएस के कई नेताओं के साथ बीते दिनों कई बैठकें की थी। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की थी कि उनके साथ वाले लोग ही असली जेडीएस है। उन्होंने कोर कमेटी के गठन का ऐलान करते हुए कहा कि ये पार्टी चीफ एचडी देवगौड़ा को ज्ञापन देगी कि बीजेपी के साथ ना जाएं। इब्राहिम के तीखे तेवरों से देवगौड़ा दबाव में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इब्राहिम पर ही कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इब्राहिम की जगह पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी को पार्टी का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से गठबंधन का ऐलान किया था, जिसके बाद इब्राहिम ने पार्टी के इस फैसले का न सिर्फ विरोध किया बल्कि बगावत पर उतर आए थे। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मैं कर्नाटक का जेडीएस अध्यक्ष हूं, मैं बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ बात करेंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।